दोस्तों, एक मुलाकात की इस कड़ी में मैं आज आप सबका तारुफ हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध नवयुवक उपन्यासकार से करवाने जा रहा हूँ। इनका नाम है श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, जो जिला यमुनानगर हरियाणा से संबंध रखते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और हाल ही में इनके 2 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह है जिसके लिए इनको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, अलग-अलग जगह पे भारत में और अभी लेटेस्ट भी इनको जयपुर में और इलाहाबाद में सम्मान प्राप्त हुए हैं। किसके बारे में हुए हैं उसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मदत्त शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मुलाकात में और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र रहा है, कहानी संग्रह से और उपन्यास की तरफ, क्या सबसे पहले आप कहानियाँ ही लिखते थे? उपन्यास लिखने का आइडिया, विचार आपके मन में अचानक आया या ये पहले से ही सोचा हुआ था आपने? धन्यवाद सर। मैंने शुरुआत जो है सर कहानियों से की। आमतौर पे लेखक जो हैं वो अपनी शुरुआत उनकी कविताओं से होती है, लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो कहानियों से हुई। पहले वो कविताएँ जी। लिखते हैं फिर कहानियों की तरफ आते हैं, लेकिन मैं कहानियों से मेरी शुरुआत हुई और हुँ, हमारे यमुनानगर में सर कोई भी कहानीकार नहीं था जब मैंने लिखना शुरू किया हमारे ज़िले में। ये थोड़ा बाहर वालों को इससे थोड़ा ताज्जुब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कम ही लेखक हैं। उस समय भी कम थे और आज भी कम ही हैं। यमुनानगर ज़िले के लोगों को तो वाक़ई गर्व की बात है कि यहाँ पे हिंदी लेखक हैं, जो उपन्यास लिख रहे हैं और कहानियाँ भी लिख रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने कविताएँ भी लिखी हैं? नहीं, कविताएँ नहीं लिखी सर मैंने, मैं सिर्फ़ 2 ही विधाओं में लिखता हूँ, कहानी और उपन्यास। उसके अलावा हुँ, मैंने किसी विधा में नहीं लिखा है और जैसे अभी आपने पूछा था कि उपन्यास, तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी लेखक जब तक वो उपन्यास नहीं लिखता, तो गद्य में उसको एक संपूर्ण लेखक नहीं माना जाता। जैसे क्रिकेट में जब तक आप टेस्ट मैच नहीं खेलते, तब तक एक अच्छे खिलाड़ी नहीं माने जाते। तो ऐसे ही लेखन में जब तक आप उपन्यास नहीं लिखते, तो तब तक ये लगता है कि आप एक परिपक्व लेखक नहीं है, लेकिन हालाँकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसी मान्यता है। जब आप कहानियाँ लिखते हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से आप प्राप्त करते हैं? इसके बारे में जानना चाहूँगा कि पहले से ही प्लॉट बनाते हो, उसका स्वरूप बनाते हो कि इस कहानी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है या आप बहाव के साथ ही चलते जाते हो, जहाँ उसका नेचुरल दी एंड होगा, वहाँ तक उसको समापन कर देंगे? क्या कुछ इसमें होता है टेक्निकैलिटी? हाँ, शुरुआत में से कोई प्लॉट निर्धारित नहीं होता सर। मेरी जो कहानियाँ के मुद्दे हैं ज़्यादातर वो समाज के मुद्दे हैं, समाज से उठाई जो समाज की समस्याएँ हैं, उसको लेकर हैं। तो मैं कोई किसी भी समस्या को लेकर या किसी पात्र को लेकर उस पे सोचना शुरू करता हूँ और जो भी एक रफ़ आइडिया दिमाग में होता है उसको नोट कर लेता हूँ। फिर उसपे हुँ, एडिट करता रहता हूँ बार-बार उसको। कई बार ऐसा होता है जैसे कहानी पूरी भी हो जाती है, फिर मैं उसको रख देता हूँ। फिर मैं उसको कुछ समय बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद फिर उठाता हूँ, फिर उसको पूरी करता हूँ। कई बार तो एक कहानी को पूरा होने में सर साल भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो सोचा था वही होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि शुरुआत में जिस विचार को लेके चला हूँ, जब अंत तक कहानी पूरी हुई है, तो बिल्कुल ही बदल चुकी हुँ। होती है। बिल्कुल, कई बार लिंक टूट भी जाता होगा क्योंकि बीच में रियल लाइफ़ भी आती है। रियल लाइफ़ की अपनी समस्याएँ होती हैं और जो एक लेखक होता है और एक जो व्यक्ति होता है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसमें कोई समन्वय या फिर कोई गैप बनता है कोई? हाँ, एक कहानी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो एक लंबे समय तक उसमें खोए रहते हैं और ख़ास तौर पे ये उपन्यास के मामले में ज़्यादा होता है सर, क्योंकि उपन्यास में वर्षों लग जाते हैं लिखने में। तो हम एक उसी विचार में, उसी थॉट के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और फिर दुनिया में भी आना होता है वापस अपने घर के काम करने हैं और मुझे तो जैसे मैं नौकरी करता हूँ, तो नौकरी पर भी जाना होता है। तो उस बिल दुनिया से इस दुनिया में वापस आना होता है और लेकिन ये सभी लेखकों के साथ लेखन कार्य अधिकतर रात को करते होंगे? तो मेरा लेखन कार्य दिन को होता है। मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया तो थोड़ा रेस्ट किया, तो शाम के वक़्त हुँ। होता है सर मेरा आमतौर पर या फिर छुट्टी वाले दिन होता है। जिस दिन जैसे आपकी कहानियाँ मैं कुछ मैंने पढ़ी हैं, पीठासीन अधिकारी पढ़ा है और कुछ और उससे रिलेटेड कहानियाँ उस पुस्तक में काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। उसमें एक तो रियल लाइफ़ हमें लगती है जैसे हमारे सामने वो घटनाएँ चल रही हैं। पीठासीन अधिकारी तो ऐसा लगता है जैसे रियल में जो ड्यूटी होती है, इलेक्शन की ड्यूटी, उसमें इस तरह के करैक्टर हमें मिलते हैं। तो आपको कहीं न कहीं कोई करैक्टर ऐसा है जिसने प्रभावित किया इस कहानी के हाँ, लिए? हाँ, पीठासीन अधिकारी जो कहानी है, जो मेरी काफ़ी चर्चित भी कहानी रही है सर। उस हुँ, कहानी का जो पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है,
उससे हुँ, मेरा सचमुच मिलना हुआ। और ये बात है जब मैं नया नौकरी में आया था, ये 2000 के आस-पास की बात है। मुझे सचमुच एक ऐसे पीठासीन अधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, वो मिले थे और हुँ, उसने खूब तंग किया था जैसे आप कहानी में देखते हो और किस प्रकार से वो झूठ बोलता है, तो वो सब बातें थी। लेकिन मेन बात ये है कि वो पत्र जब मुझे मिला था ये 2000 के आस-पास की बात है और मैंने लिखा इसको कोई 2016 के आस-पास। तो आप समझ सकते हो कि वो इतने लंबे समय तक मेरे दिमाग में था और बहुत हुँ। वर्षों बाद जो है कागज़ पर आया। लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया और चुनाव की प्रक्रिया से जो लोग गुज़रते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है, वो तो उसको कहीं न कहीं अपने आप को उस कहानी में देखते हैं। और उन यादों को सँजो के रखना भी आसान काम नहीं है। और समाज में जैसे बुराइयाँ हैं बहुत-सी, वो झलकती हैं आपके कहानियों में और नावल में भी झलकती है। जैसे लड़कियों के साथ भेदभाव करना, ये जो आपका लेटेस्ट नावल है, इसमें काफ़ी झलकती है। तो इसके बारे में आपने समाज में रियल लाइफ़ में भी कोई बदलाव किए हैं या कोशिश करी है समाज में जाके या अपने अध्यापन कार्य करते हुए जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें ये मोटिवेशन डाला जा सकता है। आप करते होंगे ज़रूर इस बारे में बात भी? हाँ सर, इसके लिए हमारी जो है एक संस्था भी थी, आपको शायद उसके बारे में सुना भी हो, ओनली डॉटर्स पेरेंट्स एसोसिएशन यमुनानगर में। हाँ, तो उसमें सिर्फ़ बिल्कुल। ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ़ बेटियाँ हैं। हुँ, तो वो संस्था हमारी हाँ। काफ़ी काफ़ी काम की, हमने सम्मान समारोह वग़ैरह किया या लोहड़ी मनाते हैं हम उसमें, तीज मनाते हैं इकट्ठे मिलके। तो वो हुँ, हमने हुँ, काम किया है समाज में जागरूकता फैलाने का, लड़कियों को लेकर जो एक सोच है, जो एक हमारी हुँ, लड़कियों को लेकर एक हम ये मानते हैं कहीं न कहीं कि उनमें फ़र्क है बेटी और बेटे में, तो इस बात को हुँ, लेकर। हुँ, और ये जो मेरा उपन्यास है सर, आधी दुनिया हुँ, पूरा आसमान, ये भी इसी मुद्दे पर लेकर है। ये भी हमारा जो समाज है, जो जिस इलाके में हम यहाँ पर रहते हैं, हुँ, हरियाणा के, और मेरे ख़्याल से पूरे उत्तर भारत में ये समस्या है कन्या भ्रूण हत्या की, तो उस पर आधारित है ये उपन्यास सर। तो इसी हुँ, मुद्दे को हुँ, उठाकर लिखा है मैंने कि जो हम जिस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर एक दबाव रहता है बेटा पैदा करने का, तो वो एक हुँ। इसमें मुद्दा उठाया गया है सर इस उपन्यास में। हाल ही में जैसे आप इलाहाबाद गए, जयपुर गए, इसी उपन्यास के ताल्लुक आप गए होंगे, जो सम्मान आपको मिला है वहाँ पे, उसका ज़िक्र करोगे? किस तरह का सम्मान था और कौन लोग वहाँ पहुँचे हुए थे? हाँ सर, मुझे ये जो उपन्यास मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आधी दुनिया पूरा आसमान, ये पिछले साल जनवरी में इसका विमोचन हुआ था और उसके बाद लगातार ये चर्चाएँ बना हुआ है, लोग इसको पढ़ रहे हैं। जिन पुरस्कारों की सम्मानों की बात आप कर रहे हैं, वो दोनों इसी पर मिले हैं। तो उसमें पहला उपन्यास जो पहला जो सम्मान है, वो मुझे इलाहाबाद के अंदर मिला था, प्रयागराज कहते हैं जिसे। तो वहाँ हुँ, पर भी बहुत से देश भर से उपन्यास आए थे और उस कैटेगरी में उपन्यास विधा में वहाँ पर कहानी, उपन्यास और कविता के लिए पुरस्कार थे। उपन्यास विधा में मेरा जो उपन्यास था उसको प्रथम पुरस्कार मिला था और हुँ, फर्स्ट आया था वो। तो वहाँ पर बिल्कुल। काफ़ी लोग थे देश भर के, तो वहाँ पर मुझे सम्मान मिला था। फिर एक इस प्रकार का ठीक ऐसा ही एक सम्मान मुझे जयपुर में मिला इस साल जनवरी में। हुँ। तो ये पहले भी सर मिले हैं कुछ, पर उपन्यास के लिए यही। जो पहले कहानी संग्रह हुए आपके, उनके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप, लोगों को पता लगे, पाठकों को? जो इससे पहले जब आप केदारनाथ गए थे, जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में भी आपने एक उपन्यास लिखा, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आप प्लीज़ बताइए हाँ, हमें? पहले मैं कहानियों के बारे में बात करता हूँ। मेरा जो पहला कहानी संग्रह था 40 पार, वो हुँ, 2010 में प्रकाशित हुआ था। फिर दूसरा हुँ, हुँ, जो मेरा कहानी संग्रह है, वो प्रकाशित हुआ 2014 में। उसके बाद आया उपन्यास ठहरे हुए पलों में, जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो उत्तराखंड त्रासदी पर आधारित था। मैं और हुँ, मेरे हुँ, 2 मित्र और 3 लोग थे हम, तीनों के परिवार सहित थे। तो हम बद्रीनाथ के अंदर फँस गए थे वहाँ पर। केदारनाथ हुँ, हुँ, जैसा हादसा तो वहाँ पर नहीं हुआ था, लेकिन बद्रीनाथ में भी बहुत कुछ हुआ था और हम 15 दिन बाद पैदल रास्ते से बहुत मुश्किल से आए थे। तो वहाँ पर जो कुछ हमने देखा था, भोगा था, वो सब ठहरे हुए पलों में आकर लिखा और उसको हुँ। लिखने में 3 साल लग गए। उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। कहानियों के बारे में, कहानी संग्रह जो हुए आपके पुस्तकों के बारे में? हाँ, कहानी संग्रह जैसे 2 मैंने अभी ज़िक्र किया है और तीसरा कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी जिसको हरियाणा साहित्य अकादमी का सम्मान मिला है और इसकी जो हुँ, हुँ, सबसे कहानी है सर, इसको विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के द्वारा फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसने एक कहानी प्रतियोगिता करवाई थी और पूरी दुनिया को 5 भागों में बाँटा था। लेकिन भारत हुँ, का हुँ, जो वर्ग है वो एक था क्योंकि भारत में काफ़ी हिंदी भाषी हैं, तो उसमें मेरी कहानी प्रथम आई थी और उसपे मुझे 300 अमेरिकी डॉलर मिले थे। तो वो कहानी जैसे अभी हुँ, मैंने ज़िक्र किया वो है और इसके अलावा भी दूसरी कई कहानियाँ हैं जो अलग-अलग जगह पर
इसमें पुरस्कृत हुई थी और फिर वो हुँ, कहानी संग्रह जब 2020 में प्रकाशित हुआ, तो उसको हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुँ। था। तो वो भी काफ़ी चर्चित रही है किताब मेरी। कहानियाँ जब आप लिखते हैं तो उसमें लोकोक्तियाँ और कंपैरिज़न बहुत ही अनूठे होते हैं, बहुत ही एकदम रियल लाइफ़ से उठाए हुए होते हैं। यहाँ से हमें पूरा पता लगता है कि लाइफ़ को कितने नज़दीकी से आपने देखा है और उसमें हर कहानी में ये चीज़ मैंने पाई है, जितने भी मैंने पढ़ी है। तो इनमें प्लान होता है या फिर ऐसे ही आपकी भाषा में आते हैं? रियल लाइफ़ भाषा में भी ऐसे ही होते हैं, नहीं ये सर, ये कंपैरिज़न रियल लाइफ़ में नहीं कंपैरिज़न? होता। ये तो सोचा-समझा इसको कह सकते हो। ये सर सारा जो है एडिटिंग और संपादन का है, तो भाषा पे बहुत काम करना पड़ता है। मैं अपनी कहानियों पे बार-बार जो है ये एडिटिंग करता हूँ सर ये और मेहनत वाक़ई करनी पड़ती होगी बहुत। हाँ, ये तब जाके ये बनता है। पाठक को तो लगता है जो जो लेखक नहीं है, जो आम पाठक हैं कि ये एक सीटिंग में बैठा और कहानी लिख दी, लेकिन ऐसा जो लेखक हैं, वो सब लोग जानते हैं कि ये तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बार-बार बिल्कुल, बिल्कुल। असंतुष्ट रहना पड़ता है कि नहीं अभी कुछ कमी है, कमी है। जब लगता है कि हाँ, अब ये संपूर्ण हो गई, तब जाके उसको कहीं भेजता हूँ। एक ज बात और सर लास्ट में कहना चाहता हूँ कि कई बार तो हाँ, ऐसा होता है कि छपने के बाद भी जब वो कहानी अच्छा, प्रकाशित हो जाती है, फिर भी जब वो किताब में आती है या कहीं और भेजा जाता है, तो तब भी इसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है। गुंजाइश लगती है कि ये हो जाना हाँ, चाहिए था। बिल्कुल। एक्चुअल में अपना आलोचक खुद बनना पड़ता है इंसान को जब ये चीज़ मिलती है। जैसे पर्दे पे कोई मूवी देखते हैं हम, लगता है कि बहुत वंडरफुल है, सारा प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा है। ये नहीं पता लोगों को कि कितने कट हुए होंगे, कितने रीटेक हुए होंगे, तब जाके वो सीन बनता है। एडिटिंग उसपे शूटिंग कितनी की हाँ, है और लास्ट में जाके कितना उसको एडिट कर कितनी कितनी मेहनत कैंची चली है जिसे कहते हैं। वहाँ तो एक टीम होती है। हाँ आप तो जी। अकेले हो यहाँ पे, कितना कार्य करना पड़ता होगा कि हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर टीम होती है, बहुत से लोग होते हैं, उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, वो अलग है सर, हमारी हमारी अपनी सीमाएँ हैं सर। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल। भी जो है लोग शिकायतें करते हैं कि मेरा रोल ज़्यादा था, आपने काट दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुँ, ऐसा हम लोग करते हैं कि जो हमें कई बार कोई चीज़ बहुत पसंद भी आती है कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, लेकिन वो कहानी को सूट नहीं कर रहा है या मतलब ये फालतू हो गया या किसी मित्र को हमने पढ़ा दिया तो कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको निकाल दो। तो मेहनत हो हुँ, की हुँ, होती है, उसपे दुःख भी होता है, लेकिन उसको निकाल देते हैं। जैसे अपना उपन्यास का अगर मैं उदाहरण दूँ, तो जितना उपन्यास हुँ, मैंने लिखा है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा वो लिखा गया होगा। फिर धीरे एडिट हुँ। करते-करते इतना मैंने छोटा किया या इतने पेज का किया। हालाँकि लोगों को लग सकता है कि अभी भी थोड़ा लेंथ है पढ़ने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन मैंने बहुत उसमें से जो है कम किया उसको, बार-बार संपादित किया उसको। युवा वर्ग है जो कहानी लिखना चाहता है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये सोचता हूँ कि शायद कहानी से ही शुरू होता होगा, उपन्यास तो बाद की बात होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही उपन्यास लिखा जाए? नहीं, कुछ लोग हैं सर ऐसे जो सीधे उपन्यास पर ही आ जाते हुँ। हैं, लेकिन जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं कहानियाँ, जैसे हुँ, कॉलेज में या स्कूल में लेखक बनना चाहते हैं, उनमें प्रतिभा है, उस उनको क्या कहा जाए कि आप किस तरीके से लिखें? एडिटिंग का कैसे समझाया जाए बच्चों को? मेरे पास भी आते हैं कविताएँ लेके, कई बार वो कहते हैं मैंने कविता लिखी है। एप्रिशिएट तो कर देते हैं ताकि एनकरेज हो, परंतु हाँ। वो रॉ लगती है। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? इसके लिए सर जो मैं कहता हूँ कि भई पढ़ो, मतलब जितना ज़्यादा हाँ। आप जो है कम से कम 100 कहानियाँ पढ़ो, तो तब आपके लेखन में सुधार आ जाएगा। के अलग-अलग ऑथर्स को पढ़ें, अलग-अलग हाँ जी, कहानियाँ पढ़ें, तब प्रेरणा मिलेगी, आइडिया भी मिलेंगे, टेक्निक भी आएगा। हाँ जी सर। और जिसकी नैरेटिव स्किल ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो कहानी तो लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको। नैरेटिव स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं कहानी सुनाने का, स्टोरी हुँ, टेलिंग। हुँ। तो क्या ये कहीं न कहीं हेल्प करती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, फिर बड़ा हो जाता है वो धीरे-धीरे स्टोरी टेलिंग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन हो स्टोरी टेलिंग के, छोटे बच्चों को कई स्कूलों में स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं, ये बहुत अच्छी होती है, बच्चों के टैलेंट को निखारने में काम करती हैं। तो शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी फिर मुलाकात करेंगे, किसी और समस्या को लेके, किसी और चीज़, किसी विषय पे, दूसरे विषय पे आएँगे। शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत-बहुत अपना धन्यवाद। ठीक है सर, तो ठीक है सर। दोस्तों, ये थी मुलाकात श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी से, जो कहानियाँ भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं और इनकी के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल में डालूँगा और जो इनके उपन्यास हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आपको उन उपन्यास पढ़ना है, तो ज़रूर आप वहाँ पे संपर्क करिए, टेलीफ़ोन नंबर उसमें दिए हुए हैं।
तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।